नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग इकोलॉजी में इसके पहले खरपतवार, पेड़ पौधे, उनके तत्व, उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो सब हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओजोन, यूपीएससी ने इसको अपना सगा भाई, माता पिता सब तुम हमरे, ये कुछ भी कह सकते हो, सब मान रखा है। स्टेट एग्जामों में लगभग इनको अपना भाई बंधु सखा माता पिता सब माना है। यहां से क्वेश्चन हर साल आने ही हैं, ये फिक्स है, चाहे वो स्टेट एग्जाम में आ जाए चाहे यूपीएससी में आ जाए। डिसाइड आपको करना है कि पढ़ना है कि छोड़ देना है। मेरा मानना है पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आ गया एक को क्वेश्चन तो फिर यही सोचेंगे कि घास पढ़ लिए होते। बाकी भैया इच्छा आपकी है। ओजोन, आइए हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। परिचय, आपने पृथ्वी को देखा है ना, ये कुछ इसी टाइप में है, जानते हैं। और आगे चल के आप ऐसे देख लेते होंगे, जो बुक वगैरह में है इस टाइप में है, ठीक है। और उसके बाद फिर कहीं कहीं आप इस टाइप का फिगर भी पाते होंगे, ठीक है, ऐसे करके इस फिगर में कुछ अलग होता होगा भरा, इस फिगर में अलग भरा होता होगा, इस फिगर में अलग भरा होता होगा। यहाँ पर ये ऐसे लगा दिया जाता होगा, उसके बाद यहाँ पर एक नई लेयर होती है, फिर यहाँ पर एक नई लेयर होती है, इस टाइप से कुछ पाते होंगे, ठीक। ये क्योंकि ये पृथ्वी की ही लेयर है, उसके अंदर की भाग को मैं दिखा रहा था। अब आगे देख लीजिए। ओजोन क्षेत्र वायुमंडल की दो अलग अलग परतों में पाया जाता है, तो परतें हमने दिखा दी आपको, ठीक। क्षोभ मंडल स्टार्टिंग का मंडल है, इसके बाद समताप मंडल आएगा, आयन मंडल आएगा, मध्य मंडल आएगा, उसके बाद फिर बाह्य मंडल आ जाएगा, ठीक। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल, मध्य मंडल, ये आपके मंडल होते हैं। क्षोभ मंडल में उपस्थित ओजोन खराब होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ वायु को प्रदूषित करता है और स्मॉग बनने में मदद करता है। मैं आपको एक जानकारी बता दूं, यहाँ 10% ही ओजोन की मात्रा पहुंचती है, बाकी 90% ओजोन की मात्रा पहुंचती है कहाँ पे, समताप मंडल में ही रहती है। तो यह स्मॉग बनाने में मदद करता है, जो कि श्वसन के लिए हानिकारक है। समताप मंडल में उपस्थित ओजोन अच्छा ओजोन है, क्योंकि यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से कुछ को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। वायुमंडल के एक विशेष क्षेत्र में ओजोन की सांद्रता में कमी ओजोन छिद्र कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल के विशेष क्षेत्र में ओजोन की सांद्रता में कमी। मान लीजिए ओजोन यहाँ पर फैली है, यहाँ 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 फैली है, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर ओजोन की मात्रा में कमी आई तो इसी को क्या कहेंगे, छिद्र, यहीं पर छिद्र हो जाता है। आगे, इस तरह के ओजोन छिद्र का सबसे अच्छा उदाहरण अंटार्कटिक के ऊपर का वातावरण है, जिसमें मूल रूप से वह उपस्थित ओजोन का केवल 50% ही सिर्फ बचा है। हम ओजोन की बात कर लें आगे। ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस होती है, ठीक। ओजोन परत सामान्यतः धरातल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, क्योंकि समताप जो क्षोभ मंडल होता है, जो क्षोभ मंडल है आपका, क्षोभ मंडल से समताप मंडल, क्या समताप, इन दोनों की जो रेंज होती है वो 13 से लेकर के 50, मतलब क्षोभ मंडल से स्टार्टिंग से लेकर के 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल और 13 से लेकर के 50 किलोमीटर तक जो है ऊपर, वो कौन सा है, समताप मंडल। इसीलिए बोल रहा है यह गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए एक अच्छे फिल्टर का काम करती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है, जो कि वातावरण में बहुत कम पाई जाती है। यह निचले वातावरण पृथ्वी के निकट, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है यह निचले वातावरण पृथ्वी के निकट उपस्थित प्रदूषण को बढ़ाने वाली और मानव ऊतकों के लिए नुकसानदायक है। वहीं ऊपरी वायुमंडल में इसकी उपस्थिति परम आवश्यक है। इसकी सघनता 10 लाख में 10वां हिस्सा है। यह गैस प्राकृतिक रूप से बनती है, ठीक है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन टकराती हैं, तो यह उच्च ऊर्जा विकिरण से इसका कुछ हिस्सा ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही विद्युत विकास क्रिया बादल, आकाशीय बादल
आकाशीय विद्युत एवं मोटर के विद्युत स्पार्क भी ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाते हैं। ओजोन परत की बात करते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल क्षेत्र में ओजोन गैस का एक झीना सा आवरण है। ठीक, आगे वायुमंडल के आयतन के संदर्भ में ओजोन परत की सांद्रता लगभग 10 ppm है। यह ओजोन परत पर्यावरण की रक्षक है और ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत की खोज ध्यान सुनिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गॉर्डन डसबिन ने की थी। ओजोन की जो मात्रा नापी जाती है डसबिन में नापी जाती है। यूपीपीसीएस 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर नहीं आया होगा तो 21 में आया है, आया इन्हीं दोनों में से है, याद रखिएगा। 1957 में की थी। यदि सूर्य से आने वाली सभी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं तो पृथ्वी पर सभी प्राणी रोग, कैंसर, त्वचा से पीड़ित हो जाएंगे और सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन सूर्य विकिरण के साथ आने वाली पराबैंगनी किरणों का लगभग 99% भाग ओजोन मंडल द्वारा सोख लिया जाता है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी, वनस्पति तीव्र ताप विकिरण से सुरक्षित बचे हुए हैं। इसीलिए ओजोन मंडल या ओजोन परत को सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन छिद्र के विषय में बात कर लेते हैं कि ओजोन गैस O3 जिसे 3 ऑक्सीजन से बना हुआ है, 3 परमाणु से मिलकर बना है, यह वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से कम मात्रा में पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल में लगभग 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर, इस मंडल को समताप मंडल कहते हैं, तक फैली हुई है। इस परत को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। आगे पृथ्वी की सतह के नजदीक ओजोन एक प्रदूषक का कार्य करती है। इसके कारण अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, गले की सूजन जिसे बोलते हैं, रोग हो जाता है। निर्माणकारी रसायन ओजोन परत का विघटन करते हैं। आगे अंटार्कटिका के ऊपर प्रत्येक कह रहा है बसंत ऋतु में रासायनिक अपक्रिया द्वारा वायुमंडलीय ओजोन नष्ट हो जाती है और इससे ओजोन गैस की सघनता में कमी के कारण ओजोन छिद्र का निर्माण होता है, जो कि उस क्षेत्र में वैसे विशेष मौसम संबंधी रासायनिक अपक्रिया और परिणाम से निर्मित होती है। आगे क्या कह रहे हैं कि पराबैंगनी या अल्ट्रा वायलेट किरणें क्या हैं? तो यह सूर्य विभिन्न तरंग दैर्घ्यों की विद्युत चुंबकीय तरंग विकसित करता है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, सूर्य के स्पेक्ट्रम का एक अंश दृश्य प्रकाश है जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है। यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा था 2018 में, यहां से डायरेक्ट यही स्टेटमेंट ही उठा के रखी हुई थी। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश का एक अंश दृश्य प्रकाश है जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य होता है और इसका रंग बैगनी से लाल के बीच होता है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं कि इनके दोनों तरफ तरंग दैर्घ्यों के पराबैंगनी विकिरण होते हैं। कम वेवलेंथ की किरणों ज्यादा नुकसानदायक होती हैं, ज्यादा वेवलेंथ की किरणें कम नुकसानदायक होती हैं। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। मैंने बोला था यहां से क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर स्टेट में हो या यूपीएससी में हो, किसी न किसी एग्जाम में निकलती ही हैं। तो ये स्टेट के लिए भी है और ये यूपीएससी के लिए भी है। पढ़िए जरूर, कुछ भी छूट जाए, जैसे रामसार साइट के लिए मैंने बोला था वो आपको कवर करनी है। इसी प्रकार इस ओजोन वाले चैप्टर, जो ओजोन का लेक्चर है, इसको भी डिटेल में जो चल रहा है, जहां पे नहीं लिखी है, मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसको भी आपको कवर करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आगे घटते वेवलेंथ पर रेडिएशन, गामा किरणें, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट तरंग, प्रकाश, इंफ्रारेड तरंग, माइक्रोवेव्स, रेडियो तरंग के रूप में बांटा जा सकता है। पराबैंगनी विकिरण अदृश्य होते हैं। सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों को तरंग दैर्घ्य के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं 3 वर्गों में बांटा गया है। तो पहली बात तो अल्ट्रावायलेट ए 320 से 400 नैनोमीटर, यह अपेक्षाकृत हानि रहित और ओजोन क्षरण से प्रभावित नहीं होते। और बी की बात करें 280 से 320 नैनोमीटर, ये किरणें मनुष्यों, जंतुओं तथा वनस्पति को सर्वाधिक हानि पहुंचाती हैं। अल्ट्रावायलेट सी 200 से 280 नैनो, ये प्राणघातक हैं लेकिन पृथ्वी पर बहुत कम पहुंचती हैं। ये वायुमंडल में ही ऑक्सीजन या ओजोन अणुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। ध्यान सुनिएगा, अल्ट्रावायलेट सी के विषय में बोल रहा है कि 200 से 280 नैनोमीटर ये प्राणघातक होती हैं, सबसे खतरनाक है, मतलब ये सबसे खतरनाक है। उसके बाद ये किरणें मनुष्य, जंतुओं तथा वनस्पति को सर्वाधिक हानि पहुंचाती हैं। फिर ये है। ठीक है, नोट
नोट क्या है भाई, पढ़ लेते हैं नोट में, हो सकता है कुछ काम की बात निकल आए। 1 नैनोमीटर मिलीमीटर का 10 लाखवां भाग होता है। अल्ट्रावायलेट बी जो सूर्य के प्रकाश का प्राकृतिक अंश है, लेकिन विकिरण की पृथ्वी सतह पर पहुंचने वाली मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हानिकारक हो सकती है। आगे इसमें अल्ट्रावायलेट बी सी बी या बी सी, क्योंकि दोनों आप पढ़ोगे तो बात एक ही है, बात वहां पर एक नहीं है, मतलब यहां पढ़ने के लिए बोल रहा हूं मैं। इनमें अल्ट्रावायलेट बी एवं सी क्योंकि ज्यादा ऊर्जाशील एवं क्रियाशील होती हैं, इसलिए अतः यह पृथ्वी के जीव जंतुओं के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और जो ए वाली है किरणें ऑक्सीजन और ओजोन द्वारा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अवशोषित हो जाती हैं। ठीक है, अवशोषित हो जाती हैं। आगे क्या कह रहा है, ओजोन परत का क्षरण, उसके बाद ओजोन क्षरण की प्रक्रिया क्या होती है। पहले ये स्लाइड हम पूरी खत्म कर लेते हैं, फिर अब जो बचेगा हम लोग उसको एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओजोन परत का क्षरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ ओजोन परत का क्षरण बढ़ता जा रहा है। अब शीतन में काम आने वाले रासायनिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, बढ़ते आणविक विस्फोट, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग, समतापमंडल की ऊंचाई में उड़ने वाले सुपर सोनिक विमानों से उत्पन्न होने वाली गैसों में नाइट्रिक ऑक्साइड तथा क्लोरीन के मुक्त अणुओं ओजोन गैस से क्रिया कर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे ओजोन परत के जो है पत्ते या उनका क्षरण हो जाता है, जिसकी वजह से ओजोन परत पतली हो जाती है, ओजोन छिद्र जिसमें ओजोन में छिद्र हो जाता है। यहां तक कि ओजोन परत में छिद्र का आकार यूरोप के आकार के बराबर हो गया था, एक बार ऐसा भी आया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि ओजोन परत में छिद्र हो जाने के कारण सूर्य की किरणें, पराबैंगनी किरणें, रेडियो विकिरण धरती तक पहुंच जाते हैं और जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर अपना आपको प्रभाव छोड़ते हैं। सितंबर 2006 तक अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की परत में 40% की कमी पाई गई थी। इसे ओजोन छिद्र का नाम दिया गया था। जो आप एसी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेटर और उद्योग में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाले फ्लोराकार्बन CFC क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन का यौगिक है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें वायुमंडल में विद्यमान CFC को तोड़ देती हैं और अलग हुई क्लोरीन फ्लोरीन ओजोन गैस के अणुओं को ऑक्सीजन में विघटित कर देती है, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है। आगे गंतव्य है, यह ध्यान रहे कि क्लोरीन का एक परमाणु जो है वो 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। बहुत बड़ी बात है कि क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ओजोन परत को भेजने में नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी अहम भूमिका निभाती है। आगे यह गैस मुख्य रूप से नायलॉन 66, नायलॉन 612 के उत्पादन के दौरान उत्पन्न होते हैं, और क्योंकि उपरोक्त नायलॉन के उत्पादन में एडियाटिक अम्ल प्रयुक्त होता है। प्रक्रिया हम बात करें तो क्षरण की प्रक्रिया कैसे होती है, तो बाहरी वायुमंडल की पराबैंगनी किरणें CFC से क्लोरीन परमाणु को अलग कर देती हैं। मुक्त क्लोरीन परमाणु ओजोन के अणु पर आक्रमण कर देती है और इसे तोड़ देती है। जैसे ये है Cl क्लोरीन प्लस O2 ऑक्सीजन इक्वल टू ClO प्लस O2 आ जाता है। ठीक, उसके बाद इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन अणु और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनती है। वायुमंडल का एक मुक्त ऑक्सीजन परमाणु क्लोरीन मोनोऑक्साइड पर आक्रमण कर देता है और एक मुक्त क्लोरीन परमाणु और एक ऑक्सीजन का निर्माण करता है। यहाँ पर ये आ गया, हमने यहाँ पर पहले ये बनाया, ठीक है, Cl प्लस O3 ClO प्लस O2 आया। फिर हम इस रिएक्शन को यहाँ पर हमने इसके साथ रिएक्शन कराया O2 के साथ, ClO प्लस O, तो Cl प्लस O2 मतलब कैसे बन गया ये भी याद रखिएगा। तो Cl अलग हो गया प्लस O2 एक साथ हो गया तो ClO हो गया, ये आपका यहाँ बन गया। ठीक, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इस क्रिया को 100 वर्षों तक दोहराने के लिए मुक्त है। आगे है ओजोन परत की कमी के कारण, ठीक है, और समस्या का ज्ञान कैसे हुआ इसमें, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो कल की स्लाइड में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस स्लाइड में सिर्फ इतना ही बताना था। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पूरा देख लेंगे ओजोन, जितनी भी तरह की चीजें हैं। इस स्लाइड के बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि हाँ अगर इसमें छूट गई हैं नहीं है तो वो एक्स्ट्रा अलग से मैं कवर करके आपको बता दूंगा, ताकि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है
आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।